हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जितेंद्र कुमार सांगवान। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विजन एकेडमी एनसीआर पर। यहां पर हम शुरू करने वाले हैं कंप्यूटर क्लास की सीरीज़ विच इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक HSSC CET, HSSC PGT कंप्यूटर साइंस स्क्रीनिंग, KVS, DSSS फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो चलिए हम आज की अपनी फर्स्ट क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम किस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कंप्यूटर के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है हमारे माइंड में कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो आप सबको पता है कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज़ यूज टू प्रोसेस डेटा। तो चलिए देखते हैं। कंप्यूटर इज़ एन electronic device which is used to process data. Computer is an electronic device which is used to process data. यानी कि क्या है, देखो जब भी हम कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं हमें पता है कि हमारा कंप्यूटर क्या करता है, डेटा को प्रोसेस करता है। अब देखो जब हमने प्रोसेसिंग की बात करी तो यहाँ पे हमने एक टर्म यूज़ करा और वो टर्म क्या था, डेटा। यहाँ पे हमने इंफॉर्मेशन क्यों यूज़ नहीं करा, हमने डेटा ही क्यों बोला रेदर देन इंफॉर्मेशन। तो देखिए होता क्या है, जब कभी भी आप कंप्यूटर को कोई भी इनपुट देते हैं तो वो आप किस लैंग्वेज में देते हैं, जिसके साथ आप फैमिलियर होते हैं। लेट अस सपोज इंग्लिश, हिंदी, स्पेनिश एक्सेट्रा। बट आपको कंप्यूटर मेनली कौन सी लैंग्वेज को समझता है, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि हमारा कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को समझता है। तो इसका आंसर क्या होता है, कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज। Computer can only understand machine language. Computer can only understand machine language. मशीन लैंग्वेज को हम और भी कुछ नामों से जानते हैं, जैसे कि which is also known as binary language। इसको हम और किस नाम से जानते हैं, बाइनरी लैंग्वेज, which is in the form of 0 and 1। मतलब कि हमारा जो कंप्यूटर है वो कौन सी लैंग्वेज को समझता है, वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, और जो किस फॉर्म में होता है, 0 और 1 की। लेकिन हम जब भी कोई इनपुट देते हैं तो वो हिंदी, इंग्लिश या किसी अदर लैंग्वेज में देते हैं, जिसे कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता विदाउट एनी प्रोसेसिंग। तो याद रखना हमने यहाँ पे डेटा टर्म का यूज़ क्यों करा है, क्योंकि हमारा जो डेटा होता है वो क्या होता है, रॉ फैक्ट्स। डेटा क्या होता है हमारा, फर्स्ट रॉ फैक्ट्स। यानी कि आपने अगर कोई इनपुट इंग्लिश में दिया है तो वो इंग्लिश में ही है, अभी वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं हुआ है, क्योंकि कंप्यूटर किस लैंग्वेज को समझता है, मशीन लैंग्वेज को। इसलिए जो हमारा रॉ फैक्ट्स होगा या फिर अनप्रोसेस्ड डेटा, यानी कि वो डेटा जो अभी तक क्या है, प्रोसेस नहीं हुआ है। एंड द थर्ड वन इज मीनिंगलेस डेटा। अब ये मीनिंगलेस क्यों है, क्योंकि
कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को समझता है? कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज, बट यहाँ पे हमने किस में दिया है? इंग्लिश में। तो अब जब वो इंग्लिश को समझ ही नहीं सकता तो वो उसके लिए क्या होगा? मीनिंगलेस। तो इसलिए डेटा याद रखना, डेटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स, अनप्रोसेस्ड डेटा एंड मीनिंगलेस डेटा। यानी कि वो डेटा जो सिर्फ हमने दे दिया है, अभी ना तो उसके अंदर कोई प्रोसेसिंग हुई है, ना वो ट्रांसलेट हुआ है, और ना कंप्यूटर उसे समझ पा रहा है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि कंप्यूटर कैन प्रोसेस डेटा, क्योंकि हमने जो कंप्यूटर को दिया था वो क्या था? डेटा था। अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन की। अब इंफॉर्मेशन क्या होता है? फर्स्ट वन इज प्रोसेस्ड डेटा, second is meaningful data। तो ये क्या हो गया? प्रोसेस डेटा और मीनिंगफुल डेटा, यानी जो डेटा आपका प्रोसेस हो चुका है और जिसका कोई मीनिंग है वो क्या होगा? हमारा इंफॉर्मेशन। तो याद रखना कि जब तक आपका इनपुट मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं होता, मतलब जब तक कि आपका इनपुट कंप्यूटर को जो लैंग्वेज समझ में आती है, मशीन लैंग्वेज, उसमें कन्वर्ट नहीं होता, तब तक वो क्या रहेगा? डेटा। और जैसे ही वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा तो कंप्यूटर के लिए क्या हो जाएगा? आपका इंफॉर्मेशन। अंडरस्टैंड? ओके। तो जब हम यहाँ पे कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे कि हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, या हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, या हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। सो प्लीज नोट इट डाउन। फादर ऑफ कंप्यूटर, ये आप सबको पता है कौन? चार्ल्स Babbage. Now the next question is father of computer science, because study of computer is called computer science. So who's the father of computer science? Alan Turing. Now the next question is father of modern computer. He is also Mr. Alan Turing. Now the next question is father of computer architecture. ये कौन थे? जॉन वॉन न्यूमैन। जॉन वॉन न्यूमैन। एज यू नो कि आज की डेट में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन कई बार आता है, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन है? जॉन मैकार्थी। गॉट इट? तो सबसे पहले आपको समझना होगा कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है यूज टू प्रोसेस डेटा, जो डेटा को प्रोसेस करता है। तो अब आपको यहाँ पे पता होगा, क्लियर हो गया होगा कि डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, आपका कंप्यूटर आप कौन सी लैंग्वेज को समझता है, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कौन है, फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर कौन है। सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, जैसे कि मैंने बताया कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज होता क्या है? 0 और 1 की फॉर्म में। तो यहाँ पे याद रखना
machine language is in the form of 0 and 1. Machine language is in the form of 0 and 1. 0 means low voltage, 1 means high voltage. Because computer is an electronic device, there are only two conditions. Either it is switch off or either it is switch on, which means either low voltage or high voltage. That's why computer can only understand machine language, which is in the form of 0 or 1. Now come to the next point. Functions of computer. Basically, computer can perform 4 functions. First one is input, second is output, third is processing, and the fourth one is storage. As you know, what is input? अगर हम कंप्यूटर को कोई डेटा दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इनपुट. हमारे सामने कोई आउटपुट जनरेट हो गई, मॉनिटर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, दैट इज आउटपुट. इनपुट एंड आउटपुट आर विजिबल, बट प्रोसेसिंग इज नॉट विजिबल फॉर अस या नॉट विजिबल टू अस. इसका मतलब क्या है कि हमारे इनपुट देने और आउटपुट जनरेट होने के बीच में जो कुछ भी होता है वो हमारा क्या होता है? प्रोसेसिंग. जो क्या होता है हमारे लिए नॉट विजिबल. अब प्रोसेसिंग में हमारा कंप्यूटर का कौन सा पार्ट पार्टिसिपेट करता है? वो है आपका सीपीयू. फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. It is also called microprocessor or processor simply. जब भी हम CPU या माइक्रोप्रोसेसर की बात करेंगे तो CPU को हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. पहला ALU, दूसरा CU, and the third one is registers. What is ALU? You all familiar with that? Arithmetic, logical unit, which is also known as operational unit, or we can say functional unit. Got it? Now we come to the next, CU, which is known as control unit. As you know, in our body parts controlled by the nervous system. So now the question is, which part of computer is known as nervous system? तो इसका आंसर क्या होगा? कंट्रोल यूनिट also known as nervous system of computer. यानी कि जैसे हमारी बॉडी के बॉडी पार्ट्स को आपका नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, सिमिलरली कंप्यूटर के जो हार्डवेयर या जो अदर पार्ट्स हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? सीयू, मतलब कि कंट्रोल यूनिट. अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है, वो क्या है
ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं? सीपीयू को। गॉट इट? एंड नाउ द थर्ड पार्ट इज रजिस्टर. Register are storage units. Registers are simply a storage units. Got it? Now we can understand, and now I'm explaining you how this three parts working together to perform processing. Listen, जब भी आपका जो प्रोसेसिंग होता है तो इनपुट्स देने से लेके आउटपुट देने तक का जो टाइम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम मशीन साइकिल. इस मशीन साइकिल को हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. पहला क्या होता है? इंस्ट्रक्शन टाइम, and the second one is execution time. Second one is execution time. अब देखिए उसके बाद क्या होता है? जो आपका इंस्ट्रक्शन टाइम होता है इसमें मेनली कौन सा पार्ट पार्टिसिपेट करता है? इसमें होता है आपका कंट्रोल यूनिट. और जो आपका एग्जीक्यूशन टाइम होता है इसमें कौन परफॉर्म करता है? आपका ALU, विच मीन्स अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट या फिर ऑपरेशनल यूनिट. अब इनका काम क्या होता है ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन टाइम एंड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन टाइम? व्हाट वर्क दे डू? सो नाउ नोट इट डाउन. इंस्ट्रक्शन टाइम में क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट, ट्रांसलेट instruction into machine language. Then understand the meaning of instruction then decide operation and send this instruction to the operational unit, or we can say ALU. These are the 3 points. फर्स्ट वन इज पहले ट्रांसलेट करता है, उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करता है, देन ऑपरेशन डिसाइड करता है और उसको कहाँ भेज देता है? ALU के पास. देन आफ्टर एग्जीक्यूशन टाइम, which is performed by ALU. First point is ALU perform the operations on instructions. Then after completion of operations
ALU generate output and send this output to the registers, or we can say storage units. Got it? These are the operations, or these are the functions that is performed during the processing. Instruction time is performed by control unit, execution time is performed by ALU. Translation, operation, decision, this can be done by control unit, and the actual action is performed by the arithmetical logical unit. Now one more question is, how many arithmetic operations are there? 4 arithmetic operations are there in ALU, which is plus, minus, multiply and divide. ओके, तो हमारे कितने अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं? 4. दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन. तो ये आपका प्रोसेसिंग था कि हमारे प्रोसेसिंग में क्या क्या होता है. अब देखो, एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली है. मैंने क्या बोला था? CPU, which is also known as microprocessor, or we can say processor. तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हमारा पहला प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? तो वो नोट करिए, Intel 4004 in 1971 by Federico Fogin. जो हमारा पहला माइक्रो प्रोसेसर था वो कौन सा था? Intel 4004 1971 में इन्वेंट किया था या इंट्रोड्यूस करा था किसने? फेडरिको फोगिन ने. अब देखिए आगे बढ़ते हैं. हम बात कर रहे थे प्रोसेसर की. फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर 1971 फेडरिको फोगिन. तो जब भी हम कोई कंप्यूटर, लैपटॉप या फ़ोन लेने जाते हैं तो आपने यूजुअली देखा होगा कि हम प्रोसेसर के साथ साथ रैम की कंपैटिबिलिटी भी देखते हैं, राइट? प्रोसेसर तो हम देखते ही देखते हैं, और प्रोसेसर को हम किस वे में मेजर करते हैं? लाइक 1.3 गीगाहर्ट्ज. 1 गीगाहर्ट्ज. Processor speed of processor can be measured in the form of gigahertz. If a processor is of 1.3 gigahertz, that means it can run 1.3 billion instructions पर सेकेंड. अगर आपका प्रोसेसर 1.3 गीगाहर्ट्ज का है तो इसका मतलब क्या है कि वो एक सेकेंड में कितने इंस्ट्रक्शंस को रन कर सकता है? तो कितने? 1.3 बिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड. ओके, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी? प्रोसेसर की कंपैटिबिलिटी किसके साथ? रैम के साथ. अब रैम इतना ज़रूरी क्यों है? तो याद रखना, अगर मैं बात कर रहा हूँ प्रोसेसर की, तो अगर मेरा प्रोसेसर 1.3 गीगाहर्ट्ज का है तो वो कितने इंस्ट्रक्शन चला रहा है? 1.3 बिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड. और आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन रन करते हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एनी ऑफ द एप्लीकेशन, तो वो कहाँ पर जाकर रन होती है? वो रन होती है रैम के अंदर.
उसको जो टेम्परेरी स्टोरेज प्रोवाइड कराता है वो कौन प्रोवाइड कराता है? रैम। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अगर आपने फेसबुक ओपन कर दिया तो वो थ्रू आउट लाइफ ओपन ही रहेगा। इट कैन बी ऑफ 5 मिनट्स 10 मिनट्स, राइट। तो अगर आपने 5 मिनट के लिए फेसबुक ओपन करा, उसके बाद आप उसे बंद कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम उसको परमानेंटली स्टोर करके रखें। नो, अगर हमने वो 5 मिनट के लिए ओपन करी है तो 5 मिनट के लिए स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होगी उसको, तो वो टेम्परेरी स्टोरेज आपको कौन प्रोवाइड कराती है? रैम। तो जब भी आप कोई एप्लीकेशन रन कराते हो, बहुत सारी एप्लीकेशंस आप फ़ोन में ओपन कर लेते हो, तो उनको स्टोरेज कौन प्रोवाइड कराता है? रोम। और वो एप्लीकेशन उस टाइम पे क्या करती हैं? रन हो रही होती हैं। तो याद रखना कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर रन करा रहे हो तो उसके बैकग्राउंड में क्या चलते हैं? इंस्ट्रक्शंस। आप कहोगे सर इंस्ट्रक्शन कैसे? वो तो सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं। तो देखो होता क्या है, सबसे पहले आप क्या आते हैं? क्या? इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड program and set of program is called software, or we can say